महाराज, आप अभी तक जागे हुए हैं। हवा में ठंडक बढ़ रही है। आपको गुफा के अंदर चलना चाहिए। आ जाओ बजरंगी। मैं बस इस ढलते सूरज की गर्माहट महसूस कर रहा था। आंखों से तो अब सूरज भी एक धुंधले दिए जैसा दिखता है। बताओ, जंगल में सब कैसा है? सब शांत है सुल्तान। मैंने आज दक्षिणी सीमा का चक्कर लगाया। चीते और तेंदुए अपने इलाकों में हैं। हिरणों का झुंड भी सुरक्षित है। आपके नाम का खौफ आज भी उतना ही है जितना 20 साल पहले था। खौफ मेरा नहीं, तुम्हारी ताकत और मेरी दहाड़ के मेल का है दोस्त। अगर तुम ना होते तो ये अंधा शेर अब तक लकड़बग्घों का निवाला बन चुका होता। ऐसी बातें मत कीजिए महाराज। आप नीलगिरी की रूह हैं। मैं तो बस आपका एक सेवक और मित्र हूँ। दोनों दोस्त काफी देर तक पुरानी यादों में खोए रहे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पास ही की झाड़ियों में 2 जोड़ी आंखें उन्हें नफरत से देख रही थी। जोया, हम कब तक इस बूढ़े शेर और मोटे हाथी के डर में जिएंगे? मेरी टोली के भेड़िए भूखे मर रहे हैं। सुल्तान ने शिकार पर इतने नियम बना रखे हैं कि हम अपनी मर्जी से एक खरगोश भी नहीं मार सकते। धीरज रखो रक्तमुख। ताकत से हम हाथी को नहीं हरा सकते और शेर की दहाड़ अभी भी हमारे भेड़ियों के पैर कंपा देती है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में ही भिड़ जाए तो? लेकिन जोया, उनकी दोस्ती पत्थर की लकीर जैसी है। बजरंगी ने सुल्तान के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है। हम उन्हें कैसे अलग करेंगे? इंसान हो या जानवर, सबकी एक कमजोरी होती है, अहंकार और असुरक्षा। सुल्तान बूढ़ा हो रहा है। उसे डर है कि कोई उसकी जगह न ले ले, और बजरंगी भावुक है। वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बस एक चिंगारी लगाऊंगी, बाकी काम उनका गुस्सा कर देगा। अगले दिन दोपहर के समय सुल्तान एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था। बजरंगी पास की नदी पर पानी पीने गया था। जोया ने मौके का फायदा उठाया और धीरे से सुल्तान के पास पहुंची। हाय महाराज, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि जंगल के राजा के साथ ऐसा व्यवहार होगा। कौन है? जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये रोना धोना कैसा? महाराज, मैं क्या कहूँ, अभी नदी के किनारे बजरंगी दादा जंगल की दूसरी नौजवान शेरों से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सुल्तान अब केवल एक सजावटी राजा रह गया है, सारा काम तो वो करता है। वो कह रहा था कि अब समय आ गया है कि सुल्तान को गुफा के किसी कोने में डाल दिया जाए और नया राजा चुन लिया जाए। चुप रहो, बजरंगी मेरा भाई है। वो मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कहेगा। महाराज, मुझे पता था आप विश्वास नहीं करेंगे, पर क्या आपने गौर किया है, पिछले कुछ दिनों से बजरंगी आपको सबसे अच्छा शिकार नहीं देता। वो खुद सबसे अच्छे फल और गन्ना खाता है और आपको बचा कुचा मांस ला कर देता है। वो आपको कमजोर कर रहा है महाराज, ताकि एक दिन आप खुद हार मान ले। से सुल्तान चुप हो गया। उसकी दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। कल वाकई उसे शिकार थोड़ा कम मिला था। शक का बीज अब अंकुरित होने लगा था। जोया यही नहीं रुकी। वो दौड़कर नदी किनारे पहुंची जहां बजरंगी पानी पी रहा था। बजरंगी दादा, भागो, सुल्तान महाराज आज बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे थे कि बजरंगी अब बहुत आलसी हो गया है। वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें किसी तेज तर्रार चीते को अपना सेनापति बनाना चाहिए। आलसी? मैंने तो कल ही उनके लिए मीलों दूर से शिकार ढूंढा था। दादा, शेर की फितरत बदल गई है। वो कह रहे थे कि तुम अब बस एक बोझ हो। वो तुम्हारी जगह किसी और को ढूंढ रहे हैं। आज जब तुम गुफा में जाओगे तो देखना, वो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हर कहानी और भी खास होने वाली है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शाम को जब बजरंगी सुल्तान के लिए भोजन लेकर आया तो माहौल में भारीपन था। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सुल्तान, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये जड़ी बूटियाँ आपकी आंखों की सूजन कम करेंगी। रख दो उसे वहां बजरंगी, और आज मुझे तुम्हारी जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी सीमा में रहना चाहिए। सीमा? महाराज, मैंने क्या किया? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद या एहसान? तुम हर वक्त मुझे ये क्यों जताते रहते हो कि मैं अंधा हूँ? क्या तुम चाहते हो कि पूरा जंगल ये देखे कि राजा अब एक हाथी का गुलाम बन गया है? गुलाम?
सुल्तान, ये शब्द आपके मुंह से? मैंने तो हमेशा आपको अपना भाई माना है। भाई? भाई पीठ पीछे सौदा नहीं करते बजरंगी। अब जाओ यहाँ से, मुझे आज अकेला छोड़ दो। मुझे तुम्हारी परछाई भी अपने पास नहीं चाहिए। दोनों में कड़वाहट के बाद नीलगिरी के जंगल में सन्नाटा तो था, पर शांति नहीं। सुल्तान अपनी गुफा में अकेला बैठा था। उसकी धुंधली आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। हर आहट पर उसे लग रहा था कि बजरंगी उसे मारने आ रहा है। बजरंगी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या वाकई 20 साल की दोस्ती का यही अंत था? सुल्तान ने मुझे गुलाम कहा। क्या उसने कभी मेरे दिल के अंदर झांकने की कोशिश भी नहीं की? तभी झाड़ियों के पीछे से जोया लोमड़ी निकली। उसके चेहरे पर साजिश की एक और गहरी परत थी। दादा, आप यहाँ रो रहे हैं और उधर सुल्तान महाराज ने खूनी तालाब के पास भेड़ियों की सभा बुलाई है। मैंने खुद सुना। वो कह रहे थे कि आज रात बजरंगी का अंत निश्चित है। जोया, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। सुल्तान इतना गिर सकता है? दादा, शक मत कीजिए। आज रात वो खूनी तालाब के किनारे अकेले आने का नाटक करेंगे और जैसे ही आप वहां जाएंगे, छिपे हुए भेड़िए आग पर हमला कर देंगे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां जाइए। उन्हें दिखा दीजिए कि आप डरे हुए नहीं हैं। जोया वहां से गायब हुई और तेजी से सुल्तान की गुफा की ओर दौड़ी। वो हांफते हुए सुल्तान के पास पहुंची। महाराज, महाराज, जल्दी उठिए। बजरंगी ने अपनी सेना तैयार कर ली है। वो अपने साथ जंगली सुअरों और कुछ गद्दार भेड़ियों को लेकर खूनी तालाब पर आपका इंतजार कर रहा है। उसने कहा है कि अगर आज सुल्तान वहां नहीं आया तो वो कल सुबह गुफा में घुसकर आपका गला काट देगा। बस, अब बहुत हुआ। मैं अंधा हूं पर मरा नहीं हूं। अगर उसे युद्ध ही चाहिए तो उसे युद्ध ही मिलेगा। जोया, मुझे तालाब के किनारे ले चलो। आज नीलगिरी का फैसला होकर रहेगा। रात के 2 बज रहे थे। चांद बादलों के पीछे छिपा था। खूनी तालाब के किनारे का माहौल बहुत डरावना था। सुल्तान धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी दहाड़ में आज दर्द और क्रोध का मिश्रण था। बजरंगी, कहाँ छिपे हो? अगर हिम्मत है तो अपने राजा के सामने आओ। गद्दारी अंधेरे में नहीं, उजाले में की जाती है। दूसरी तरफ से पेड़ों को चीरते हुए बजरंगी बाहर आया। तो ये सच है, तू भेड़ियों के साथ मिल गया है। आजा, आज देख लेते हैं कि जंगल का असली मालिक कौन है। सुल्तान ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक ऊंची छलांग लगाई। भले ही उसे साफ नहीं दिख रहा था, पर वो गंध और आहट से वार कर रहा था। दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है। जोया और रक्तमुख ये सब दूर खड़े होके देख रहे थे। शानदार। देखो जोया, शेर अब खड़ा नहीं हो पा रहा और हाथी भी बहुत थक चुका है। क्या अब हमें हमला करना चाहिए? अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। जब ये दोनों एक दूसरे को अथमरा कर देंगे तब हम जाकर शिकारी का काम करेंगे। आज रात नीलगिरी की मिट्टी इनके खून से लाल होगी और कल सुबह का सूरज मेरा राज देखेगा। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। मूर्खों, रुक जाओ। तुम दोनों अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। जरा उधर की तरफ देखो, असली दुश्मन वहां हंस रहा है। सुल्तान, जो भेड़िए यहाँ छिपे हैं वो बजरंगी के नहीं, जोया के हैं। और बजरंगी, सुल्तान ने तुम्हें कभी मारने की कोशिश नहीं की। तुम दोनों एक लोमड़ी के बिछाए जाल में फंस गए हो। आप ये क्या कह रहे हैं दादा? बजरंगी, क्या ये सच है? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? महाराज, मैं तो आपकी रक्षा के लिए यहाँ आया था। जोया ने कहा था कि आप मुझ पर हमला करेंगे। मैंने सोचा हमारी दोस्ती खत्म हो गई। वाह, क्या भावुक दृश्य है। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम दोनों ने एक दूसरे को इतना घायल कर दिया है कि अब तुम एक छोटे से खरगोश का भी शिकार नहीं कर सकते। रक्तमुख, इंतजार किस बात का? इन दोनों की गर्दनें अलग कर दो और आज रात नीलगिरी के इतिहास का अंत लिख दो। सुल्तान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। आज अगर मेरी मौत भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। नहीं बजरंगी, अगर मरना ही है तो हम वैसे ही मरेंगे जैसे हम जिए थे, एक साथ। मेरी आंखें धुंधली हैं पर मेरा दिल अब सब साफ देख रहा है। तुम मेरी आंखें बनो, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। आओ नीलगिरी के गद्दारों,
आज तुम्हें पता चलेगा कि घायल शेर और एक वफादार हाथी की जोड़ी क्या कर सकती है। भेड़िए टुकड़ियों में हमला कर दिए। घायल बजरंगी और हाथी ने अपनी पूरी जान लगा दी और उन सारे भेड़ियों को जान से मार दिया। अपनी सेना को हारते देख जोया भागने की कोशिश करने लगी। बजरंगी, वो देखो, साजिश की जड़ भाग रही है। बजरंगी ने देखा कि जोया झाड़ियों की ओर दौड़ रही है। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक तेज दौड़ लगाई। धरती कांपने लगी। जोया जैसे ही मुड़ी, उसके सामने पहाड़ जैसा बजरंगी खड़ा था। दादा, मुझे छोड़ दो। मैं तो बस खेल रही थी। खेल का समय खत्म हुआ जोया। तूने सिर्फ हमें नहीं लड़ाया, तूने नीलगिरी की रूह को जख्मी किया है। बजरंगी ने अपनी सूंड से जोया को कमर से पकड़ा और उसे हवा में 10 फीट ऊंचा उठा दिया। सुल्तान धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वहां पहुंचा। बजरंगी, आज अगर ओली ना होता तो कल का सूरज हमारी लाशें देखता। मुझे गर्व है कि तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम्हारी वजह से आज हम मरते मरते बच गए। महाराज, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। हम सभी दोस्त हैं और मुश्किल वक्त में अपने दोस्त की मदद करना हमारा धर्म है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने लोमड़ी और भेड़िया की बातें सुन ली थी, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। बजरंगी, आज मैंने एक फैसला किया है। मैं अब राजा नहीं रहूंगा। हम दोनों मिलकर एक परिषद बनाएंगे जहां हर जानवर की आवाज सुनी जाएगी। अब नीलगिरी में हुकूमत नहीं, मोहब्बत चलेगी। एक छोटी सी बात। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हर कहानी और भी खास होने वाली है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।